दो गांव की नदी में जलपरी। छोड़ दे चौरसिया, ये जलपरी मेरे कांटे में फंसी है, इसलिए मेरी है। अरे तूने क्या मुझे मूर्ख चंद समझा है जो हाथ लगे खजाने को जाने दूं। फिर दोनों मछुआरे मदन चौरसिया जलपरी को किसी कसाई की तरह खींचने लगते हैं। जलपरी का शरीर मछुआरे के कांटों से लहूलुहान था। वो पीड़ा से करहा रही थी। छोड़ दो मुझे, जाने दो। जलपरी के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी दोनों मछुआरे तरस नहीं खाते हैं। वहीं नदी के दोनों तरफ बसे गांव के लोग भी तमाशा देख रहे थे। आखिरकार जलपरी नदी में कहां से आई? बिलासपुर और सीतापुर गांव के बीचों बीच गंगा नदी बहती है। दूध के जैसा स्वच्छ जल, जिसमें कमल के सुंदर फूल, कमल ककड़ी पानी फल लगी हैं। पंछी कलरव कर रहे हैं और मछुआरे प्रतिदिन की तरह मछली पकड़ रहे हैं। वहीं थोड़े किनारे पर धोबी कपड़े धो रहे हैं। तभी चौरसिया के कांटे में एक बड़ी मछली फंसती है। अरे वाह, मेरे कांटे में एक और मोटी तंगड़ी मछली फंसी है। आज तो दावत हो गई। घर जाकर ललिता को कहूँगा, दमदार मछली भात बनाकर खाएंगे। जहाँ एक तरफ चौरसिया नदी में से एक के बाद एक बड़ी बड़ी मछली पकड़ रहा था, वहीं मदन के कांटे में एक भी मछली नहीं फंसती है, जिस कारण वो तमतमा कर बोलता है, सारी की सारी मछलियां इस झिंगुर ने पकड़ ली, मगर मेरे कांटे में एक मछली तो दूर घोंगा भी नहीं फंसा। ओ चिंदी चौर चौरसिया, चल अपना कांटा उधर कर, तेरा कांटा नदी के बीच की तोराई को पार कर रहा है। अरे झिंगुर, मैंने नदी के अपनी तरफ कांटा डाला है, ज्यादा मत जल, ससुर का नाती। दोनों गांव वाले नदी के पीछे रोजाना ऐसे ही रगड़ा झगड़ा किया करते थे, क्योंकि दोनों ही गांव सरकार की नजर से पिछड़ा और विकास से अछूता था। जलापूर्ति के साथ गांव के बीच में बहती नदी दोनों गांव के भरण पोषण का आधार भी था। मछुआरे मछली पकड़कर बेचते थे, धोबी कपड़े धोकर अपनी जीविका चलाते थे और गांव की घरेलू औरतें नदी पर ही बर्तन मांजती थीं, जहां नदी दोनों गांव को एक कड़ी में जोड़ती थी। गांव के बीच गंगा नदी के बंटवारे के कारण कई पीढ़ियों से कट्टर दुश्मनी चली आ रही थी, पर सब इससे बेखबर थे कि नदी के गोते में जलपरियों की अनोखी दुनिया बसी थी। एक दिन टहलते हुए एक जलपरी नदी में सैर करने निकलती है। अति सुंदर जलपरी लोग के बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है और इस नदी का पानी कितना नीला है, बिल्कुल कोहिनूर के हीरे जैसा, और इसका पानी भी अमृत जितना मीठा है। जलपरी खुश होकर नदी के पानी में छपक छपक कर नहाने लगती है। नदी का दोनों किनारा शांत था और फूस के घर बने थे। अद्भुत, नदी के दोनों तरफ तो कितने खुशहाल गांव बसे हैं। एकदम से मौसम का रुख बदल जाता है और बहुत ही भयंकर तूफान उठता है। हे नागराज, नदी का तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तैर पाने में असमर्थ हूँ। जलपरी लोग का द्वार बंद हो गया होगा। अब मुझे 1 महीने तक प्रतीक्षा करनी होगी। जलपरी नदी के अंदर ही रहने लगती है, जिसकी किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। अगले दिन तड़के सुबह कमला मंगला किनारे पर बर्तन मांज रही होती हैं। अरे वाह, राख से बर्तन मांजने से काले वाले बर्तन भी हीरे की तरह चमक उठते हैं। तभी तेज लहर उठने के साथ उसके यहाँ से काला पानी कमला के किनारे पर आ जाता है, जिससे कमला झगड़ा करने लगती है। हाय हाय, तौबा तौबा, अरे ओ नास पीटी मंगला, तेरा पेड़ा खरक हो, अपने बर्तनों का खंगाला पानी मेरे किनारे कर दिया। अरे ओ कमला काकी, सवेरे सवेरे झगड़ो मत, लहर उठी तो चला गया राख। वो देखो आपके बगल में बंसी गाय भैंस को नहला रहा है, इससे भी बोलो ना। मंगला की बात पर बंसी खिसियान में बोलता है, अरे ओ मंगला, लुगाइयों के झगड़े में मुझको मत घसीट, समझी ना, वरना नदी पार आकर धोबी पछाड़ मारूंगा। हाँ। ये सुनकर कपड़े धो रहा धोबी मंगरू दाना पानी लेकर चढ़ जाता है। अरे दम है तो आकर तो दिखा सीतापुर में, फिर बताऊंगा तुझे धोबी पछाड़ कैसे मारते हैं। सीतापुर गांव के मर्द ने चूड़ी नहीं पहनी। और इस तरह नदी के तट पर दोनों तबकों का खूब झगड़ा होता है। नदी के अंदर से जलपरी ये सारा दृश्य टुकुर टुकुर देख रही थी। हे भगवान, ये दोनों गांव के लोग कितना झगड़ते हैं। इस तरह नदी की समस्या जारी थी। कभी मछुआरे झगड़ते, कभी धोबी, तो कभी गांव की लुगाई लड़ बैठती थी। एक दिन धोबी पीट पीट कर कपड़े धो रहे होते हैं, तभी गंदे कपड़े का चीटा बूढ़े धामू पर आ जाता है। अरे ओ ससुर के नाती, नदी के अंदर काहे घुसा चला आ रहा है, चल हट यहाँ से। अब क्या कपड़े भी न खंगालूं? हैं? मैं अपने गंगा किनारे हूँ, समझे क्या? ये इतना मुलायम सा क्या लग रहा है? इससे पहले कि मैं इस मनुष्य की पकड़ में आऊं, मुझे भागना होगा। जलपरी पूंछ छुड़ाकर भाग जाती है, मगर एक रोज तेज बारिश पड़ती है, जिसके चलते नदी का पानी उफान पर आ जाता है। उस दिन तड़के सुबह ही 2 मछुआरे मछली पकड़ने आते हैं।
अरे वाह, आज तो नदी में से कितने बुलबुले उठ रहे हैं। खूब सारी मछलियां गोते में से ऊपर दाना खाने आई होंगी। दोनों अपना अपना कांटा नदी में डालते हैं, तभी उनका तेज धारदार कांटा जलपरी के पीठ और पूंछ में फंस जाता है। हे नागराज, लगता है मैं किसी मछुआरे के चंगुल में फंस गई हूँ। मुझे खुद को छुड़ाना होगा। जलपरी खुद को मछुआरे के कांटे से छुड़ाने का जतन करती है। वहीं दोनों मछुआरे उसे ऊपर खींचने लगते हैं। अरे वाह, लगता है आज तो कांटे में विशाल मछली फंसी है भैया। जय हो गंगा मैया, आज तो पेट भर कर खाने को मिलेगा। मुंह में राम बगल में छुरा, ये चौरसिया बड़ा चंट है। आज तो मेरे भी कांटे में वजनदार भारी भरकम मछली फंसी है। दोनों एक साथ जैसे कांटा ऊपर खींचते हैं तो सतरंगी सुंदर जलपरी देखकर भौचक के रह जाते हैं। गांव वालों के भी होश उड़ जाते हैं। अम्मा देखो, ये तो सुंदर सी जलपरी है। अरे वाह, आज तो खजाना हाथ लग गया। इस जलपरी की कीमत तो करोड़ों रुपए में होगी। इसे बेचकर हमारे गांव का विकास हो जाएगा। इसे जल्दी से खींचता हूँ। दोनों मछुआरे जलपरी को बेरहमी से खींचने लगते हैं। जलपरी दर्द से छटपटाने लगती है। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। हे मानव, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे लोग जाने दो, मुझ पर तरस खाओ। जलपरी की घायल दुर्दशा को देखकर गांव की सीता, जो कि सिधाई से चलती थी, वो कहती है, अरे मदन और चौरसिया, क्यों इस जलजीव के हत्यारे बन रही हो? जाने दो इस जलपरी को। गंगा मैया की दया कृपा से हम गांव वालों का पेट तो भर ही रहा है। अरे चुप करो सीता काकी, ज्यादा दयालु मत बनो। इस जलपरी को बेचकर हमारे सीतापुर गांव का गरीब भाग्य बदल जाएगा। हमारे गांव में स्कूल बन जाएगा, पक्की सड़कें बन जाएंगी और फिर हम लोग ट्रैक्टर भी खरीद लेंगे, जिससे हम अपने जमीनों को जोतकर खेती बाड़ी कर सकेंगे। फिर हमें इस नदी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा कि मछली या पानी फल मिले तो पेट भरेगा, वरना भूखा सोना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए मदन की आंखों से झेले के अथाह गरीबी के आंसू भरे थे। पिताजी कहते थे कि मछुआरों का दिल पत्थर का होता है, मगर इन मछुआरों का हृदय पत्थर का नहीं है। मुझे इनकी मदद करनी होगी, लेकिन पहले खुद को बचाना होगा। तभी जलपरी चतुराई से मंत्र पढ़ती है और जादू से दोनों मछुआरों के कांटों से खुद को आजाद कर लेती है। ये दोनों गांव के निवासी मेरे वरदानों के काबिल हैं या नहीं, मुझे इन्हें थाना होगा। जलपरी एक माया जाल रचती है और दोनों बच्चे राजू चिंटू नदी में गिरकर डूबने लगते हैं। पिताजी, बचाओ हमको, बचाओ पिताजी। तभी बंसी, जो कि अच्छा तैराक था, वो कूदकर बहाव में डूबते चिंटू को बचाता है। वहीं मदन राजू को बचाता है। राजू, तू ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ मदन चाचा। चिंता मत कर मदन, तुम्हारा चिंटू भी ठीक है। देखा, तुम लोगों के अंदर अभी इंसानियत जिंदा है, तभी तो तुमने एक दूसरे के बच्चों को अपनी जान पर खेलकर बचाया। मैं तुम्हारी मांगने से ज्यादा धन दूंगी, क्योंकि मैं जादुई जलपरी हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? प्यारी जलपरी, हमारे गांव की जमीन बंजर है, इसमें कटीली झाड़ी उगती है। बस हमारी जमीनों को ऐसे वरदान से भर दो जहां हम खेती बाड़ी कर सके और अपने परिवार का पेट भरवा सके। जरूर। जलपरी विशाल आकार में जल पर उठती है और उसकी नीली आंखों से एक प्रकाश दोनों गांव की भूमि पर पड़ता है और पूरा भूभाग उपजाऊ हो जाता है। सबकी फूस की झोपड़ी भी पक्के मकान में बदल जाती है। लो, मैंने तुम गांव वालों की इच्छा को पूरा किया, अब फूलो फलो और बस जाओ। जलपरी जाते जाते दोनों गांव को सोने से तुरई से भरकर एक एक मटकी देती है। नदी के दोनों तरफ बसे गांव वाले उसका सदुपयोग करते हैं और गांव अब पूरी तरह विकसित हो जाता है। जहां खुशहाली थी और अब नदी किनारे एक अलबेली खुशहाली का वातावरण भी दिखाई देता है। अरे ये क्या जेठानी जी, आपने तो सारा खाना बना लिया। वैसे मेरी ये बनारसी साड़ी कैसी लग रही है? अनोखी, तुम्हारी सारी साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। आखिर इतनी महंगी जो होती हैं। मैंने तो अपनी शादी पर भी इतने महंगे कपड़े नहीं लिए थे जितने महंगे कपड़े तुम रोज पहन लेती हो। अच्छा, सब खाने की टेबल पर खाने का इंतजार करें, जल्दी से खाना बाहर ले चलो। इतना बोलकर सिमरन जल्दबाजी में खाना बाहर ले जाती है और अनोखी सभी के लिए खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाने लगती है। पर इसी बीच सब्जी का बर्तन सिमरन के हाथ से छूट जाता है और सारी सब्जी अनोखी की साड़ी पर गिर जाती है। जेठानी जी, आपने क्या किया? मैं जानती हूँ मैं अमीर हूँ, महंगे कपड़े पहनती हूँ, इसलिए आप मुझसे जलती हैं। आपने मेरी 10,000 की साड़ी खराब कर दी। नहीं अनोखी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारी सारी ड्रेस बहुत पसंद है। तुम्हारी ड्रेस खराब होती है तो मुझे भी बुरा लगता है। अगर बुरा लगता है तो मेरी ड्रेस खराब नहीं करती। आप जैसी गरीब औरत ने कभी इतनी महंगी ड्रेस देखी भी नहीं है, इसीलिए जलन में आकर आपने मेरी ड्रेस खराब कर दी। अनोखी, सिमरन तुम्हारी जेठानी है, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। माना कि वो गरीब घर से है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा उसकी गरीबी का मजाक बनाओगी।
और बहू, ये सब्जी का दाग गहरा हो उससे पहले साड़ी को जाकर बदल लो। और बड़ी बहू, नींबू के रस से ये दाग चला जाएगा तो अपनी देवरानी की महंगी साड़ी धो देना और खाना काजल परोस देगी। पता नहीं इस गरीब में ऐसी क्या बात है जो आप सब हमेशा मेरी गरीब जेठानी का ही साथ देते हैं। इस घर में मेरा अपना कहने वाला तो कोई है ही नहीं। इतना बोलकर अनोखी वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल अपनी दोनों भाभियों के लिए साधारण सा सूट बनाती है। भाभी, आप दोनों जल्दी से मुझे ये सूट पहनकर दिखा दो ताकि मैं इसकी फिटिंग चेक कर सकूं। बड़े ही प्यार से बनाया मैंने आप दोनों के लिए ये सूट है। अब मैं सिलाई सीख रही हूँ तो सोचा आप दोनों के लिए भी एक एक सूट बना दूं। काजल, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला मैं इतने सस्ते कपड़ों का सूट पहनूंगी? और वैसे भी मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने। यू नो ना, आई एम अ रिच पर्सन। मैं डिजाइनर कपड़े ही वियर करना पसंद करती हूँ, ना कि 50 रुपए के कपड़े की ड्रेस। अनोखी, ये सूट इतना भी बुरा नहीं है। काजल, मुझे तुम्हारा सूट बहुत पसंद आया, मैं तो यही पहनूंगी। भले ही अनोखी ने महंगे कपड़े पहने हो, पर मुझ गरीब को इतने प्यार से किसी ने भी अपने हाथों से ड्रेस बनाकर नहीं दी है। अनोखी की बातों से काजल को बहुत बुरा लगता है, तो वहीं सिमरन की बातें सुनकर काजल को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में सबसे छोटे बेटे दीपेंद्र की शादी की बात चलती है और इसी बीच काजल अपनी बड़ी भाभी के लिए एक अनारकली सूट बनाती है। क्या काजल बेटा, तू हर समय सिलाई लेकर बैठी रहती है। यहाँ तेरे भाई की शादी की बात चल रही है, ये नहीं कि एक बार लड़की भी पसंद कर लो। माँ, मैं तो कहता हूँ मेरी शादी में क्यों फालतू की ड्रेस में पैसे खर्च करना। हमारी काजल तो फैशन डिजाइनर बन चुकी है, इससे सारे कपड़े बनवा लेना। चुप कीजिए देवर जी, ऐसी बातें करके बेचारी मेरी ननद जी का दिल मत तोड़िए। और काजल, मैंने तो सोच लिया, जब मैं लड़की देखने के लिए जाऊंगी तो यही सूट पहनकर जाऊंगी। देवर के लिए लड़की देखने भी वो नंद का ही सूट पहन कर गई थी। इसी तरह हमेशा सिमरन अपनी नंद की ड्रेस की तारीफ करती है और उसके हाथों का बनाया हुआ हर कपड़ा पहनती है, पर अनोखी हमेशा उन कपड़ों में नुक्स निकाल देती है। समय यूं ही बीतता है और दीपेंद्र का रिश्ता पक्का हो जाता है और देखते ही देखते शादी नजदीक आने लगती है। और एक दिन शांति अपने पूरे परिवार के साथ शॉपिंग करके आती है। पूरे 30,000 रुपए खर्च हो गए, जबकि मैंने अभी सिर्फ लड़की वालों के लिए ही सामान खरीदा है। ये इतनी महंगी शादी हमारे घर की पहली शादी है। अरे काजल, तू ये क्या कर रही है? 2 मिनट मशीन बंद करना। माँ, ये मेरा अर्जेंट ऑर्डर है, मुझे पहले ऑर्डर मिल चुका है। एक बच्चे का गाउन बनाना है मुझे, ये आज ऑर्डर कंप्लीट करना है। मैंने तो सोच लिया ऐसी प्यारी प्यारी गाउन बनाकर मैं इन्हें किराए पर रखूंगी। इतना बोलकर काजल वो गाउन अपनी माँ को दिखाती है। अरे वाह काजल, गाउन तो तूने सच में बहुत अच्छा बनाया है। सही कह रहा था दीपेंद्र। बहू, अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो क्या थोड़े से पैसे बचाने के लिए तुम दोनों बाहर से महंगे ड्रेस ना लेकर अपनी नंद के हाथ का सिला हुआ ड्रेस पहन सकती हो शादी में? माफ करना माँ जी, पर मेरी इतनी घटिया चॉइस नहीं है कि मार्केट से 200 रुपए का कपड़ा लाकर मैं उन्हें शादी में पहनूं। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपने देवर की शादी में अपने पैसों से 50,000 का लहंगा खरीदूंगी। माँ जी, मुझे अपनी नंद पर पूरा भरोसा है। मेरी नंद मेरे लिए बहुत अच्छा कपड़ा बनाएगी। काजल, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही तुम्हें कपड़े और सारे सामान लाकर दे दूंगी। अभी भी शादी को 1 महीना है। ये मेरे सामने घर की पहली शादी है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और हाँ, अगर तुम अभी से ही सबके लिए कपड़े बनाना शुरू कर दो तो आसानी से अपना काम खत्म कर सकती हो। सिमरन की बात सुनकर अनोखी चिढ़ जाती है, पर काजल और शांति को बहुत अच्छा लगता है। और अगले दिन सिमरन अपनी सास के साथ बाहर मार्केट जाती है और कुछ सस्ते कपड़े, धागे, लटकन, लेस जैसी जरूरत की चीज लाकर अपनी नंद को दे देती है। काजल, अगर और सामान चाहिए तो मुझे बता देना। वैसे तुम मेरे लिए क्या बनाओगी इन कपड़ों से? अरे भाभी, फिक्र मत करो, पिछले 7-8 महीने से सिलाई सीख रही है मेरी बहन। अब तो हाथ साफ हो गया होगा और इसने आपको इतने सारे कपड़े सिलकर भी तो दिए हैं। छोटी मोटी सिलाई करने से कोई फैशन डिजाइनर नहीं बन जाता। काजल, तुम बेकार ही इतनी मेहनत कर रही हो। देखना, मेरी ड्रेस के सामने तुम्हारी बनाई हुई ड्रेस को कोई पूछेगा भी नहीं इस शादी में। हमेशा की तरह एक बार फिर अनोखी अपनी नंद को डिमोटिवेट करके वहां से चली जाती है और सिमरन अपनी नंद का पूरा साथ देती है। और 1 महीने तक लगातार सारे काम छोड़कर काजल कभी संगीत के लिए तो कभी मेहंदी के लिए ड्रेस बनाती है। ये देख रही हैं जेठानी जी, मेरी मेहंदी की ड्रेस। ये ड्रेस पूरे 5,000 रुपए की है। वैसे ये अनारकली सूट कैसा लग रहा है मुझ पर? अरे बहू, तू ही बहुत अच्छी लग रही है। हम बाकी सारे तेरे सामने फीके पड़ चुके हैं। अब बातें बंद कर और काम पर लग जा। आज मेहंदी है, कल बारात निकालनी है। अनोखी, सच में तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है, पर काजल ने भी ये जो मेरे लिए कुर्ता बनाया है वो भी बहुत अच्छा है। और मुझ जैसी गरीब ने तो कभी इस तरह की ड्रेस भी नहीं पहनी जितनी अच्छी ड्रेस मुझे नंद ने बना कर दे दी है।
इतना बोलकर सिमरन काम में लग जाती है और कुछ देर में मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है और अगले दिन सभी लोग बारात में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। भाभी बस लटकन लगाना रहता है आपके लहंगे के ब्लाउज में। माँ मैंने आपका ब्लाउज तैयार कर दिया, आप लोग आज यही शादी में पहनना। वो सब तो ठीक है, पर तेरे भाई की भी शादी है, खुद भी जाकर तैयार हो जाओ। ये घर की पहली शादी है जिसमें सब अपनी अपनी ड्रेस को लेकर इतने खुश हैं। काजल अपनी सिलाई का काम खत्म करके तैयार होने जाती है और कुछ देर में सभी लोग तैयार होकर बारात लेकर लड़की वालों के पास पहुंचते हैं, जहां सभी लोग सिमरन और अनोखी की ड्रेस देखते हैं और अनोखी तारीफ बटोरने के लिए लोगों के पास जा जाकर अपनी ड्रेस के बारे में पूछती है। क्या हुआ बहन, मेरी ड्रेस से नजर नहीं हट रही है ना? सही बोला, तुम्हारी ड्रेस बहुत प्यारी है, पर मुझे तुम्हारी ड्रेस से ज्यादा अच्छी तुम्हारी जेठानी की ड्रेस लग रही है। देखो उसके लहंगे में कितना ज्यादा घेर है। उस औरत की बात सुनकर अनोखी फिर से चिढ़ जाती है और मुंह बनाकर दूसरे मेहमान के पास जाती है। आई नो कि मेरी ड्रेस यहाँ पर सबसे ज्यादा प्यारी है, आखिर ये 50,000 रुपए की जो है। वैसे तुम मुझे बताओ, मैं इस ड्रेस में ज्यादा अच्छी लग रही हूँ या ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है? दीदी तुम भी अच्छी लग रही हो और ड्रेस भी अच्छी लग रही है, पर मुझे तो आपकी जेठानी की ड्रेस ज्यादा प्यारी लग रही है। और देखो कितने आराम से वो उस ड्रेस को पहनकर काम कर पा रही है। पंडित जी ये लीजिए फूल और पूजा की कुछ सामग्री। माँ जी लड़की वालों के लिए जो हम सामान लेकर आए थे वो दे दीजिए। अनोखी अपनी जेठानी को काम करता देख रही होती है कि तभी उसके पास से एक वेटर हाथों में ड्रिंक लेकर गुजरता है और अनोखी उसे डांटने लगती है। अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? मेरी ड्रेस कितनी कीमती है, अगर ये ड्रिंक मेरी ड्रेस पर गिर जाती तो क्या होता जानते भी हो? पर मैडम मैं तो आपसे काफी दूर हूँ, और जब यही ड्रिंक आपकी जेठानी की इतनी महंगी ड्रेस पर गिरा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, और आप अपनी इस मामूली सी ड्रेस पर इतना घमंड दिखा रही हैं। पूरी शादी में 10 लोगों से पूछने पर भी अनोखी को कुछ नहीं मिलता और ससुराल की शादी में सारी तारीफ और सबकी अटेंशन अपनी नंद की वजह से सिमरन बटोर लेती है और अनोखी बस दूर खड़ी होकर देखती रह जाती है।